आपकी श्रद्धा को देखते हुए, मतलब आपकी बात को मानते हुए, आपके श्रद्धा के अनुरोध से ये छठा सूत्र था, अभ्युपगमेपि अर्थाभावात्। अगर जो है आपकी श्रद्धा के अनुरोध से ये कदाचित मान भी लिया जाए कि प्रवृत्ति में स्वभावतः प्रवृत्ति होती है, जगदादि या महदादि के आकार में परिणमित होने की प्रवृत्ति ये स्वभावतः होती है, तो भी इस प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ठीक ना? यह प्रयोजन क्या हो सकता है? तो हम लोगों ने देखा कि यह प्रयोजन सांख्य में भोग हो सकता है या मोक्ष हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंडु अंधवती संयोगस्तत्व शब्द जो है ऐसे बताया गया, या पश्य विवृद्धि उत्तम क्षीरस्य यथा, तो वो ऐसे बताया गया। तो ये प्रवृत्ति क्या हो सकती है? प्रवृत्ति का प्रयोजन क्या हो सकता है? तो बताया गया सारी सृष्टि का प्रयोजन क्या होगा। अगर मान लीजिए प्रकृति स्वभावतः प्रवर्तमान होगी भी, तो उसका प्रयोजन क्या है? तो यह प्रयोजन जो है या तो भोग हो सकता है या मोक्ष हो सकता है। भोग होगा तो फिर जो है मोक्ष बनेगा ही नहीं, मोक्ष प्रसंग होगा, मोक्ष के अभाव का प्रसंग होगा, मोक्ष बनेगा ही नहीं। और यदि मोक्ष को मानेंगे तो फिर जो है यह क्या होगा? मोक्ष, यदि मोक्ष मानेंगे तो फिर मोक्षाभाव, तो भी जो है ये जगदादि बनेगा ही नहीं, यानी कि नाना वस्तुएं वो बनेंगी ही नहीं। ऐसा करके ये हम लोगों ने देखा, और भोग और मोक्ष दोनों हो नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है छठे सूत्र की व्याख्या कल संपन्न हुई थी। अब हम लोग सातवें सूत्र पर विचार करें। पुरुषात्मवद इति चेत तथापि ऐसे कहा गया, जो इसमें इसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कह रहे हैं। देखिए, जो कहा गया जो ऐसा है, जो ये तो सही है, जो प्रकृति में प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन पुरुष तो उस प्रवृत्ति को उत्पन्न कर ही सकता है। पुरुष जो है प्रकृति में प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं। कैसे कर सकता है? तो जैसे जो है अंधा व्यक्ति, क्या अंधे व्यक्ति को पंगु जो है वह क्या कर सकता है? वो उसमें जो है उसको गंतव्य तक जो है पहुंचा सकता है। तो उसी प्रकार से ये शंकराचार्य बोल रहे हैं। देखिए जरा सा, देखिए वो क्या कह रहे हैं। यथा कश्चित पुरुषो दृक् शक्ति संपन्न प्रवृत्ति शक्ति विहीन पंगुर परम पुरुषम प्रवृत्ति शक्ति संपन्नम दृक् शक्ति विहीनम अंधम अधिष्ठाय प्रवर्तयति, यथा वायस्कांतो अस्मा स्वयं अप्रवर्तमानोऽपि अयः प्रवर्तयति एवं पुरुषः प्रधानम प्रवर्तयिष्यति दृष्टांत प्रत्ययन पुनः प्रत्यवस्थानम। ये कहा जैसे दृक् शक्ति संपन्न, ठीक ना, लेकिन प्रवृत्ति शक्ति विहीन कोई पंगु क्या है? अपरम पुरुषम प्रवृत्ति शक्ति संपन्नम, गमन शक्ति से संपन्न किंतु दर्शन रहित अन्य पुरुष के कंधे पर बैठकर उसे प्रवृत्त करता है। ठीक ना? यथा कश्चित अथवा जैसे अयस्कांतो अस्मा स्वयं अप्रवर्तमानो अपि अयः प्रवर्तयति, अथवा जिस प्रकार से अयस्कांत मणि यानी कि जो चुंबक है वह स्वयं अप्रवर्तमान होने के बावजूद जो है वह क्या करता है? लोहा को प्रवृत्त करता है। उसी प्रकार से पुरुष जो है प्रधान को प्रवृत्त कर लेगा। इसमें भला ऐसा कह करके इति दृष्टांत प्रत्यय, इस दृष्टांत के बल से पुनः प्रत्यवस्थानम सांख्य दर्शन फिर से अवस्थित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ऐसा ये कह रहा है। यानी कि ठीक, तो इस पर ये क्या कह रहे हैं? इस पर इनका कहना है, किनका? ये तो मत हुआ सांख्य का।
जो सांख्य दर्शन जो है वो कहेगा, जो पंगुबंध न्याय से प्रकृति व पुरुष के संयोग की व्याख्या वो कर लेगा। जो पंगुबंध न्याय से, जैसे पंगुबंध जो है वह अपने पुरुषार्थ की सिद्धि कर लेते हैं, उसी प्रकार से क्या कहते हैं, पुरुष जो है प्रकृति में प्रवृत्ति को उत्पन्न कर देगा। या दूसरे शब्दों में कहिए, इसी चीज को ऐसे समझाया जा सकता है, या समझा जा सकता है, ये कहना क्या चल रहा है, जो पुरुष जो है वह प्रवृत्ति रहित होने के बावजूद प्रकृति को प्रवर्तमान कर सकता है। ठीक, इसमें कोई दोष नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जो है चुंबक स्वयं उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है तो भी लोहे में वह प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता है, ठीक ना, चलायमान कर देता है। तो इस पर यह क्या कर रहे हैं, अत्र उच्यते तथापि नैव दोषात् निर्मुक्षो अस्ति, इस पे कर रहे हैं जो ऐसा मानने के बावजूद जो है दोषात् निर्मुक्षो नास्ति, दोष से मुक्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अभ्युपेत हानम तावत दोष आपतति, अभ्युपेत हानम तावत दोष आपतति। कहा जो आप यह जो कह रहे हैं, जो जैसे क्या पंगु व्यक्ति जो है वह अंधे को प्रवृत्त कर सकता है, उसी प्रकार से पुरुष जो है निष्क्रिय होने के बावजूद, स्वयं प्रवृत्त रहित होने के बावजूद प्रकृति को प्रवर्तमान कर सकता है। ठीक, इसमें आपके इस मत में क्या है, दोष है ही, यह दोष से मुक्त नहीं है। अभ्युपेत हानम तावत दोष आपतति, क्यों, इसमें कौन सा दोष है, तो स्वयं आपकी जो है आपके मत की हानि होगी, आपके अपने सिद्धांत की हानि होती है, स्व अभ्युपगम हानि उसको बोलते हैं। तो ये कैसे स्व अभ्युपगम हानि होगी, अपने मत की हानि होगी, क्योंकि आप क्या मानते हैं, प्रधानस्य स्वतंत्रस्य प्रवृत्ति अभ्युपगमात्, आपके मत में प्रधान जो है वह स्वतंत्र रूप से प्रधान में प्रवृत्ति मानी गई है। पुरुषस्य च प्रवर्तकत्व अनभ्युपगमात्, पुरुष को प्रवर्तक नहीं माना गया। आपके मत में प्रवृत्ति किसमें होती है, वो प्रधान में, और पुरुष जो है प्रवर्तक नहीं है। पुरुष क्या है आपके मत में, निष्क्रिय है, वह असंग है, उदासीन है, साक्षी है, दृष्टा मात्र। तो स्वयं आपके इस मत की हानि होगी जब आप यह मानते हैं जो प्रकृति में प्रवृत्ति कोई अन्य उत्पन्न कर रहा है। कथम च उदासीन पुरुष प्रधानम प्रवर्तयेत्, फिर भला दूसरी बात क्या होगी, तो कथम च उदासीन पुरुष प्रधानम प्रवर्तयेत्, उदासीन पुरुष भला प्रकृति को कैसे प्रवर्तित कर सकता है, जो स्वयं असंग है, उदासीन है, वह भला प्रकृति को कैसे प्रवर्तित करे और क्यों प्रवर्तित करे, ठीक ना। पंगुरपि ही अंधम, जो असंग पुरुष भला कैसे प्रकृति को प्रवृत्त कर सकता है। एक तो पहली बात आप ये मानते हैं, स्वयं मानते हैं क्या, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से प्रवृत्ति होती है, उसको इस प्रवृत्ति के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। कदाचित हम मान भी लें, ठीक ना, ये आपने जो ये पंगु वाली बात कर रहे हैं, तो उससे अगर ये मान भी लिया जाए जो पुरुष जो प्रवृत्ति करता है, तो ये बताइए पुरुष क्या है आपके अनुसार, उदासीन है, वह साक्षी मात्र है, तो वह भला वह निर्गुण है, वह निष्क्रिय है, वह भला कैसे जो है पुरुष ऐसा पुरुष प्रधान को प्रवृत्त कर पाएगा। पंगुरपि ही अंधम पुरुषम वागादि भी प्रवर्तयति, आप जो उदाहरण दे रहे हैं पंगु, तो वह पंगु भी जो है वह क्या करता है, लंगड़ा आदमी भी वह बोल करके जो है अंधे को क्या करता है, प्रवृत्त करता है। पंगुरपि ही अंधम पुरुषम वागादि भी प्रवर्तयति, वाग आदि के द्वारा वो प्रवर्तन करता है, चिल्ला करके बोल करके जो ऐसे चलो ऐसे नहीं चलो ऐसे करके वो प्रवृत्त करता है। न एवं पुरुषस्य कश्चित् अपि प्रवर्तन व्यापारो अस्ति, लेकिन पुरुष का इस प्रकार से कोई प्रवर्तन रूप व्यापार नहीं होता है। निष्क्रियत्वात् निर्गुणत्वात्,
पुरुष जो है निष्क्रिय है, निर्गुण है, उसमें इस प्रकार का कोई प्रवर्तन का व्यापार होता नहीं। ना भी अयस्कांतवत सन्निधि मात्रेण प्रवर्तयेत। अब इस पर जो है सांख्य दर्शन बोलेगा, जो ऐसा है पुरुष जो है प्रवृत्त करता है सांख्य दर्शन में प्रकृति को, उसके लिए यह जरूरी नहीं है, जैसा क्लास तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है? वह जो है किसी वागादि व्यवहार से या किसी अन्य चीजों से वह जो है प्रकृति को प्रवृत्त करे। वह केवल सन्निधि मात्र से क्या कर सकता है? प्रवृत्ति कर सकता है। किसको? प्रकृति को। जैसे कैसे? तो जैसे जो है चुंबक जो है लोहे के सन्निधि मात्र से क्या करता है? लोहे में प्रवर्तन उत्पन्न कर देता है। तो केवल उसकी सन्निधि मात्र ही अपेक्षित है। ठीक ना? अपनी सन्निधि मात्र से ही पुरुष जो है प्रकृति को प्रवृत्ति कर देगा। तो इस पे कह रहे हैं नाप्यस्कांतवत सन्निधि मात्र ही प्रवर्तयेत। वह सन्निधि मात्र से पुरुष जो है अयस्कांतमय के समान प्रकृति को प्रवर्तित नहीं कर सकता है। क्यों? सन्निधि नित्यत्वेन प्रवृत्ति नित्यत्व प्रसंगात। क्योंकि यह सन्निधि क्या होगी? आप तो सृष्टि के पूर्व की स्थिति में चल रही है, तो वह सन्निधि क्या होगी? अगर पुरुष और प्रकृति साथ साथ हैं, पुरुष प्रकृति में मतलब इसी तरह से वो सन्निध है, समीप है, तो क्या होगा? वो रहेंगे ही। तो सन्निधि नित्यत्व, यह सन्निधि हमेशा रहेगी, यह साथ हमेशा रहेगा। तो प्रवृत्ति नित्यत्व प्रसंगात, तो प्रवृत्ति हमेशा रहेगी, प्रवृत्ति नित्य हो जाएगी। तो आप पूछेंगे जो प्रवृत्ति नित्य हो जाएगी तो इसमें दोष क्या है? होता रहे तो उससे क्या हो जाएगा? तो हमेशा सृष्टि ही होती रहेगी। तो हमेशा सृष्टि ही होती रहेगी तो क्या हो जाएगा? तो मोक्ष बनेगा ही नहीं, प्रलय बनेगा ही नहीं। अब हमेशा व्यक्ति ही रहेगा, तो अव्यक्त जो आप मानते हो वो अव्यक्त नाम की प्रकृति ही नहीं बनेगी तब। ठीक ना? तो कहा फिर ये कह रहे हैं, देखिए ये तो हमेशा ये सन्निधि नित्यत्व का प्रसंग होगा, उससे जो है नित्य प्रवृत्ति हो जाएगी। अयस्कांतस्य तु अनित्य सन्निधे रस्ति स्वव्यापारस्थं निधि परिमार्जन आदि अपेक्षा च अस्ति इति अनुपन्यास पुरुषात्मवति। और फिर सही बात यह है, जो लोहे और चुंबक की जो बात आप कर रहे हैं, वह लोहे और चुंबक की जो सन्निधि है वो नित्य होती नहीं। वो क्या होती है? अनित्य होती है। और उस अनित्य संयोग को भी कराने वाला कोई होता है, जो चुंबक को लोहे के पास ले जाता। ठीक ना? तो ये ध्यान में वो, इसलिए आप जो यह पुरुषास्मोवद वाला कह रहे हैं, यह बात सही नहीं है। जो अस्मोवत जो है यह क्या हो जाएगा? पुरुष जो है प्रकृति में प्रवर्तन आदि का व्यापार कर लेगा, यह बात सही नहीं है। यह जो आप दृष्टांत दे रहे हैं यह सही नहीं। प्रधानस्य अचैतन्यात् पुरुषस्य च औदासीन्यात् तथा प्रधानस्य अचैतन्यात् पुरुषस्य च औदासीन्यात् तृतीयश्च तयो संबंधेतुर अभावात् संबंध अनुपत्ति। देखिए आपके मत में क्या है? प्रधान क्या है? अचेतन है, जड़ है। पुरुष क्या है? वो उदासीन है, असंग है। तो ऐसे अचेतन प्रधान और असंग पुरुष के संबंध की व्याख्या नहीं हो सकती है। इन दोनों के अतिरिक्त आप कोई तीसरे चीज को नहीं मानते हैं, तीसरे तत्व को नहीं मानते हैं जो इन दोनों के बीच के संबंध को स्थापित करे। ठीक ना? तो आप चूंकि तृतीय को मानते नहीं हैं, इसलिए वस्तुतः प्रकृति और पुरुष में संबंध आपके मत में बनेगा ही नहीं। प्रकृति जो है अचेतन है, ठीक ना? तो वो स्वयं तो उन्मुख नहीं हो सकती संबंध के लिए। पुरुष क्या है? वह उदासीन है, ठीक ना, असंग है, उसको उस संबंध की कोई आवश्यकता है नहीं। तब क्या है? एक तीसरा कोई रहता, ईश्वर आदि जो है संयोग कराए, वह आप जो है मानते हैं नहीं। तृतीयश्चतयो संबंधेतु अभावात्, और तीसरे किसी संबंध बनाने वाले का आपके मत में क्या है?
अभाव है, इसलिए संबंध अनुपत्ति या प्रकृति पुरुष का जो संबंध है वह आपके मत में क्या है, अनुपन्न ही रह जाता। अब इस पे ये कहा योग्यता निमित्ते च संबंधे योग्यता अनुच्छेदात अनिर्मोक्ष प्रसंग। ये कह रहे हैं ये सही है, प्रधान अचेतन है, लेकिन हर अचेतन वस्तु का भी अपना एक स्वभाव होता है। यह सही है, प्रधान अचेतन है, पुरुष असंग है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों का अपना स्वभाव क्या है, जो ये स्वभाव यह है जो ये आपस में संबंध स्थापित कर सकते हैं, संबंध के योग्य हैं। तो इस पे कह रहे हैं योग्यता निमित्ते च संबंधे योग्यता अनुच्छेदात और निर्मोक्ष प्रसंग। अगर योग्यता निमित्तक संबंध माना जाए, ठीक ना, संबंध के योग्य माना जाए तो ये हमेशा संबंध के योग्य रहेंगे। तब क्या हो जाएगा, हमेशा ही संबंध रहेगा, हमेशा ही संबंध रहेगा तो क्या होगा, तो फिर जो है इस संबंध से कभी अलगाव होगा ही नहीं, तो मोक्षादि बनेंगे ही। अनिर्मोक्ष प्रसंग, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। पूर्ववत च इयपि अर्थाभावो भावो विकल्पयितव्य। और फिर और भी कह रहे हैं जो पूर्ववत, जैसे पीछे जो आपको कहा गया था क्या है, अभ्युपगमेपि अभ्युपगम क्या था, अभ्युपगमेपि अर्थाभावात्, ये है ना, अभ्युपगमेपि अर्थाभावात् जो छठा सूत्र था। तो पूर्ववत चेत ही अपि अर्थाभावो विकल्पयितव्य। यहाँ भी पूर्ववत अगर मान लीजिए कदाचित मान भी लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इस संबंध का कोई प्रयोजन जो है वह नहीं बनता है आपके मत में। इसकी आप जो है यहाँ भी वो उन विकल्पों को रख सकते हैं। ये सब चीजें आप जो आर्गुमेंट तर्क पीछे दिए गए उन सब तर्कों की कल्पना यहाँ भी की जा सकती है, किसके, आपके विरुद्ध जो, ठीक ना। परमात्मनस्तु स्वरूप व्यपाश्रय औदासीन्यम माया विपाश्रयं च प्रवर्तकत्वम इति अस्ति अतिशय। परमात्मवादियों के साथ क्या है, तो परमात्मा का स्वभाव जो है स्वरूप के व्यपाश्रय से वो उदासीन मानते हैं, और माया के व्यपाश्रय से, माया के आश्रय से उसे क्या मानते हैं, ईश्वर को प्रवर्तक मानते हैं। इसलिए हमारे मत में कोई दोष नहीं है। अब आइए आठवां सूत्र है अंगित्वा अनुपत्तेश्च। अनुमान हम सब जगह जोड़ सकते हैं, अंगित्वा अनुपत्तेश्च, वो अंगित्व की अनुपत्ति होती है। अंगांगी भाव वो सांख्य दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण है, अंगांगी भाव बनेगा ही नहीं। किसका अंगांगी भाव, गुणों का। सांख्य दर्शन में प्रकृति क्या है, आप लोगों को पता है, सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष दो तत्वों को मानता है। तो प्रकृति वह क्या है, उनके अनुसार प्रकृति गुणों की साम्यावस्था है, सत्व रजस तमस गुणों की साम्यावस्था, ठीक ना। जब यह साम्यावस्था जो है, उस साम्यावस्था में सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जो है वह गुणों की साम्यावस्था है। किन गुणों की, तो सत्व रजस तमस की। और क्या है, तो प्रकृति जो है परिणामशाली है, नित्य परिणाम कुटस्थ। ये जो है वो उनके अनुसार प्रकृति जो हमेशा तो नित्य परिणामशाली है, सक्रिय है, ठीक ना। पुरुष निष्क्रिय संग उदासीन है ये। अब यह है, ये कह रहे हैं जो जब क्या होता है, तो हम कह रहे हैं जो प्रकृति जो है वो नित्य परिणामशाली होता क्या है, तो यह परिणाम सांख्यों के अनुसार दो तरह का होता है, एक स्वरूप परिणाम और एक विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम क्या होता है, तो यह प्रधान की अवस्था में, अव्यक्तावस्था में होता है। उसमें क्या होता है, हर गुण स्वयं में परिणमित होता है, सत्व सत्व में, रज रज में, और तमस तमस में, उसको स्वरूप परिणाम, ठीक ना। तो प्रकृति की अवस्था में सामान्य यही रहता। जब जो है इनमें गुणक्षोभ उत्पन्न होता है, एक गुण दूसरे गुण को अभिभूत करता है, तो क्या होता है, तो गुणों का अंगांगी भाव बनता है,
ठीक ना, एक गुण दूसरे को अभिभूत। तो सत्व जो है मान लीजिए अधिक हो गया, तो सत्व जो है जब अभिभूत करेगा रज और तम को, या इसी तरह से, और तो इसी को बोलते हैं गुणों का। तो एक अंग क्या हो जाएगा, एक गुण प्रधान हो जाएगा, अन्य गुण जो है क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे। एक अंगी हो जाएगा और दूसरे उसके अंग स्वरूप हो जाएंगे, एक शेषी हो जाएगा और दूसरे उसके से। तो इसको बोलते हैं अंगांगी। और उसी से तब जो है उनका विरूप परिणाम शुरू होता है, ठीक ना, और सृष्टि होती है। तो सृष्टि के लिए क्या जरूरी है, अंगांगों का अंगांगी भाव बनना। एक जो है अंगी बने गुण, अन्य दूसरे उसके अंग बने, ठीक ना, एक प्रधान बन जाए और अन्य दूसरे। जब तक वो साम्य अवस्था में रहेंगे तब तक सृष्टि नहीं होगी। तो जब ये जो इक्विलिब्रियम जो है वो किन्हीं कारणों से जो है इसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, तब जो है जाकर के क्या होता है, एक गुण प्रधान और अन्य जो है वो तो अंगांगी भाव बनता है। तो यही अंगांगी भाव को क्या है, प्रकृति की प्रवृत्ति, जिसको प्रवृत्ति पीछे कहा गया, वो उसके बाद जो सृष्टि क्रम शुरू होता है, ठीक ना। तो यह कह रहे हैं यह अंगांगी भाव गुणों के आपके अनुसार बनेगा ही नहीं, इसलिए भी जो है आपका मत जो है वो सही नहीं है। यह जो प्रधान को जगत के कारण के रूप में मानना सही नहीं। जरा सा देखिए शंकराचार्य की छोटी सी व्याख्या है, उनके पंक्ति को देखिए जरा सा। इतश्चन प्रधान से प्रवृत्ति और कल्पते, इस कारण से प्रधान में प्रवृत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है, प्रधान के परिणमन की कल्पना नहीं की जा सकती है। किस कारण से, महद आदि विकारों में परिणमन की कल्पना नहीं हो सकती है, प्रवृत्ति की कल्पना नहीं हो सकती। किस कारण से, यदि ही सत्व रजस तमसाम अन्योन्य गुण प्रधान भाव उत्सृज्य साम्येन स्वरूप मात्रेण अवस्थानम सा प्रधानावस्था। प्रधानावस्था क्या है, प्रधान की अवस्था क्या है, ठीक ना, प्रकृति की अवस्था क्या है। तो जब जो है सत्व रजस तमस अपने अन्योन्य गुण प्रधान भाव को छोड़कर, अंगांगी भाव को छोड़कर ये साम्यावस्था में रहते हैं, स्वरूप मात्र में रहते हैं, तभी क्या होता है, तब जो है वह उसकी अवस्था प्रधान की अवस्था कहलाती है। वही क्या है, प्रकृति की अवस्था या यानी कि गुणों की साम्यावस्था ही है। तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष स्वरूपाणाम स्वरूप प्रणाश भयात परस्परम प्रत्यंगांगी भाव अनुपत्ते। उस अवस्था में, किस अवस्था में, प्रधान की अवस्था में, ठीक ना, क्या होगा, तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष स्वरूपाणाम स्वरूप प्रणाश भयात। जो ये जो गुण है वो क्या है, अनपेक्ष स्वरूप, सब गुण स्वतंत्र रूप से अपने अपने में स्थित हैं, सत्व रजस तमस। तो वो जब वो निरपेक्ष स्वरूप वाले हो गए, अनपेक्ष स्वरूप वाले, तो वो स्वरूप प्रणाश के भय से समझाया है, वो भला क्यों जो है अंगांगी भाव में वह प्रवृत्त होंगे, क्यों उनमें अंगांगी भाव बनेगी। सब लोग जो है अपने में मगन रहेंगे, हर गुण जो है अपने में स्थित है, तो क्यों भला जो है कोई गुण जो है दूसरे का अंग बने, ठीक ना। तो तस्याम अवस्थायाम अनपेक्ष स्वरूपाणाम स्वरूप प्रणाश भयात परस्परम प्रत्यंगांगी भाव अनुपत्ते। इसलिए उस अवस्था में चूंकि हर गुण स्वयं में स्थित है, निरपेक्ष रूप से स्थित है, इसलिए उनमें परस्पर अंगांगी भाव नहीं बन पाएगी, वह बन ही रहेगा। बाह्यश्च कस्यचित् क्षोभयितुर अभावात् गुण वैषम्यतो महद आदि उत्पादो न स्यात्। कहा बाह्यस्य च कस्यचित्, बाह्यस्य च कस्यचित्, जरा सा इसको पंखा बंद कर दीजिए, इसकी ये नहीं आवाज कर रहा है, ठीक है। बाह्यस्य च कस्यचित् क्षोभयितुर अभावात्, किसी बाह्य, अच्छा ठीक, ये जब गुण साम्यावस्था में है तो इन गुण क्षोभ को बाह्य से कस्यचित् क्षोभितुर अभावात्, इस गुण क्षोभ को उत्पन्न करने वाला
कोई बाह्य जो है यहाँ पर बाह्य तत्व नहीं होने से, कोई अगर बाह्य तत्व रहे जिसके कारण गुण क्षोभ उत्पन्न हो तब तो बात समझ में। कोई यहाँ पर जो है क्षोभ उत्पन्न वाला, गुण क्षोभ उत्पन्न करने वाला, गुण को शुद्ध करने वाला, उनको उनकी अपनी स्वाभाविक अवस्था से विच्युत करने वाला और उनमें अंगांगी भाव पैदा करने वाला कोई बाह्य तत्व आपके यहाँ चूंकि नहीं है, इसलिए यह गुण वैषम्य से तो ठीक ना, गुणों के अंगांगी भाव से, गुण वैषम्य से जो महदादि की उत्पत्ति होती है वह होगा ही नहीं। इसलिए आपका मत जो है क्या है, सही नहीं है। अब देखिए ये इसमें जो है अन्यथा अनुमितौ च ज्ञ शक्ति वियोगात् कहा, अन्य अथापि स्याद् अन्यथा वयम अनुमीमहे यथा नायम अंतरो दोष प्रसज्येत। अन्यथा अनुमितौ च, हम दूसरे ढंग से अगर अनुमान करें, हम जैसे बात को समझा रहे हैं प्रतिपक्षी की जिससे प्रतिपक्षी कहेगा जैसे आप समझा रहे हैं वैसे नहीं, हमारा मत दूसरे ढंग का, तो ये बोल रहे हैं वैसा जिस दूसरे ढंग का जो आप बता रहे हैं ना उसमें भी दोष है। तो क्या दूसरे ढंग का वो बता रहा है, अन्यथा अनुमितौ च, दूसरे ढंग से आप समझिए हमारी, तो क्या अन्यथा अनुमान क्या कीजिए, तो कहा अथापि स्याद् अन्यथा वयम अनुमीमहे यथा न अयम अंतरो दोष प्रसज्येत। यह जो दोष आप बता रहे हैं वो दोष नहीं प्रसक्त होगा यदि हम दूसरे ढंग से बात को, हमारी बात को आप समझें। हम दूसरे ढंग से अनुमान कर रहे हैं। नो ही अनुपेक्ष स्वभावा कूटस्थाश्च समाभि गुणाभिगम्यन्ते। हम जो है, कौन बोल रहा है, सांग। नो ही अनुपेक्ष स्वभावा कूटस्थाश्च समाभि गुणा अभ्युगम्यन्ते प्रमाणा भावात। हम जो है वह गुण को कूटस्थ स्वभाव वाला नहीं मानते, हम अपने गुणों को कूटस्थ और निरपेक्ष स्वभाव वाला नहीं मानते। वस्तुतः उसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण भी नहीं, इसलिए हम जो अपने गुणों को कूटस्थ और निरपेक्ष स्वभाव वाला नहीं मानते। तब कैसे मानते हैं, कार्यवशेन तु गुणानाम स्वभाव अभ्युगम्यते। हम गुणों का स्वभाव कैसे मानते हैं, तो कार्यों के आधार पर हम गुणों का स्वभाव जो है उसका अनुमान करते हैं। यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथा एसाम स्वभावो अभ्युगम्यते। जैसे जैसे कार्यों की उत्पत्ति होती है वैसे वैसे स्वभाव के रूप में हम गुणों की कल्पना करते हैं। अब चलम गुण वृत्ति चलम गुण वृत्तम इति, ये सोनू सिंह करके एक बच्चा आया है, इसको कह दीजिए जो सा कांटेक्ट करे, अगर वही सोनू सिंह वही है ना, हाँ वही है ना। चलम गुण वृत्तम इति चास्ति अभ्युगमः। ये चलम गुण वृत्तम इति चास्ति अभ्युगमः कहा, गुणों का स्वभाव क्या माना गया, चंचल माना गया। तो गुणों का स्वभाव कोई नित्य को हम वेदांतियों की तरह नहीं मानते। गुणों का स्वभाव जो है कोई कुटस्थ है ऐसा नहीं है, वह जो है चंचल है। तस्मात् साम्यावस्थायाम अपि वैषम्य उपगम योग्या गुणा उत्तिष्ठन्ते। इसलिए साम्यावस्था में भी गुण क्या है, वो वैषम्य, उनमें विषमता, वो आपस में विषम हो सकते हैं। यद्यपि ये गुण जो है साम्यावस्था में स्थित है लेकिन उनमें विषमता की योग्यता रहती है, ठीक ना। जो एक गुण जो है दूसरे पर को अभिभूत कर दे, हावी हो जाए, ठीक। तो यह जो तस्मात् साम्यावस्थायाम अपि वैषम्य उपगम योग्या एवं गुणा उत्तिष्ठन्ते इति। इसलिए साम्यावस्था में भी वैषम्य के योग्य वो गुण रहते ही। एवं अपि प्रधान से, इस पर सिद्धांती कह रहा है। सिद्धांती कौन हुआ जी, है कौन सिद्धांती है,
हाँ ठीक है, वही वही। तो एवमपि प्रधान से ज्ञ शक्ति वियोगाद रचनानुपत्ति आदय पूर्वोक्ता दोषास्तदवस्थ एव तदवस्था एव। ऐसा एवमपि प्रधान से, ऐसे अगर हम प्रधान को माने तो भी क्या होगा, इस प्रकार से भी हम अगर मानते हैं तो भी प्रधान से ज्ञ शक्ति वियोगा, प्रधान आपके मत में क्या है, उसमें ज्ञ शक्ति नहीं है। प्रधान आपके मत में चेतन शक्ति से युक्त नहीं है, अचेतन है। चलिए आप जो बात कर रहे हैं उस बात को हम मान ले, उसके बावजूद प्रधान क्या है आपके मत में, तो वो अचेतन है। अचेतन होने से रचनानुपत्तियादय पूर्वोक्ता दोषास्तद अवस्थायो, तो ये जो रचनानुपत्ति रूप जो दोष पीछे बताया गया था, जो अचेतन से इतने खूबसूरत संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकते, इतने विचित्र बहुलता से युक्त, नाना वैचित्र से युक्त इस अद्भुत संसार की उत्पत्ति किसी चेतन अधिष्ठित तत्व से ही हो सकती है। ठीक ना। जब सामान्य जो है आप जो है घड़े कसूरे में सोचते हैं, जो अपने आप मिट्टी जो है घड़ा कसूरा में नहीं बदल सकता है, वह जब मिट्टी कुलाल के व्यापार से अधिष्ठित होती है तभी जो है वह घड़े का कसूरे का आकार लेती है। तो यह प्रकृति जो है इतने अद्भुत विश्व के रूप में अपने आप कैसे तब्दील हो जाएगी, वह किसी चेतन के अधिष्ठान में ही संभव है, ऐसा इनका मत है। ठीक ना। तो हम जो पीछे आप पर जो दोष लगाए थे रचनानुपत्ति आदि दोष, वो तो बना ही रह जाएगा, क्योंकि आप प्रकृति क्या है, वह ज्ञान शक्ति योगात, ज्ञान शक्ति उसमें नहीं। तो अन्यथा अनुमित भी आप कर लें, ठीक ना, दूसरे ढंग से स्वभाव को आप बना भी लें जो कदाचित उन्हें गुणों का अंगांगी भाव बन जाएगा, तो भी वह प्रकृति कैसी रहेगी, ज्ञान शक्ति से रहित रहेगी। और ज्ञान शक्ति के रहित होने से क्या होगा, वह जो पूर्वोक्त दोष यथावत रहेंगे ही। ठीक ना। अब कहा ज्ञान शक्ति मती तो अनुमान, हम ये भी मान लें क्या, ज्ञान शक्ति भी प्रकृति में। बड़ी बढ़िया पंक्ति है, देखिए, ज्ञान शक्ति अपि तु अनुमान प्रतिवादित्वात् निवर्तयेत्। अगर आप यह कर रहे हैं, जो वो प्रकृति जो है ज्ञान शक्ति से कहाँ युक्त है, प्रकृति भी जो है क्या ज्ञान शक्ति से युक्त है, तो क्या है प्रतिवादित्वात् निवर्ते, तो आपसे हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं। आइए हाथ मिलाइए, उदया जी जो है करते थे, आओ चलो हाथ मिला, तो वही वाली बात है, आइए हाथ मिलाइए, तो आपसे तब हमारा क्या झगड़ा। तो ज्ञान शक्ति में अनुमान प्रतिवादित्वात् निवर्तयेत्, अगर जो है ज्ञान शक्ति प्रकृति में ज्ञान शक्ति का भी अनुमान कर लिया जाए, तो फिर जो है आपका मत तो हमारा प्रतिवादी रहा ही नहीं। ठीक ना। चेतनम एकम अनेक प्रपंचस्य जगत उपादानमिति ब्रह्मवाद प्रसंगात, अगर आप जो है अनेक प्रपंचात्मक रूप, ठीक ना, यह अनेक प्रपंचस्य जगत, ये तमाम अनेकात्मक बहुलताओं से युक्त जो प्रपंच रूप यह जो जगत है, उसके उपादान के रूप में एक चेतन कारण को मानते हैं। ठीक ना। तब तो क्या हुआ, वो आपका प्रधान कारणवाद थोड़ी रह गया, वो तो ब्रह्मवाद हो गया। ठीक ना। तब हमारा जो है आपसे कोई बैर है ही नहीं, यह तो ब्रह्मवाद हो जाएगा, यह प्रधान कारणवाद रहेगा ही नहीं। ठीक ना। तो वैषम्य उपगम योग्यापि गुणा साम्यावस्थायाम निमित्त अभावात् नैव वैषम्यं भजेरन्। वैषम्य उपगम योग्यापि गुणा, वैषम्य उपगम योग्यापि गुणा साम्यावस्थायां अभावात्। कहा, अब आप जो कह रहे हैं, जो यह जो गुण है क्या साम्यावस्था में भी वैषम्य के योग्य हैं, तो ऐसे गुण
साम्यावस्था में जो आप जिनके बारे में कर रहे हैं, जो वैषम्य से योग्य हैं, निमित्ताभावात नैव वैषम्यम भजेरन, किसी निमित्त के अभाव, किसी बाह्य निमित्त के अभाव में वह क्या होंगे, उनमें वैषम्य होगा ही नहीं। भजे भज माना हुआ, अगर ये मान लिया जाए जो उसमें उनमें वैषम्य हो जाएगा, तो निमित्त भावा विशेषात, यह बिना निमित्त के ही उनमें जो है क्या हो जाएगा, दोनों वैषम्य हो जाएगा। तो सर्वदा एव वैषम्यम भजेरमिति, तो हमेशा सर्वदा एव वैषम्यम भजेरमिति प्रसज्जत, यह जो है वैषम्य जो है क्या होगा, हमेशा ही बना रहेगा। एवं मयम अनंतरो दोषा, यह दोष भी रहेगा, या ठीक ना, इस प्रकार से ये सब भी दोष जो है वह रहेंगे ही। ठीक, तो ये हो गया 9वां। इसलिए कह रहे हैं विप्रतिषेधात च असमंजस, सही बात यह है कि आपका मत क्या है, विप्रतिषेधात, तमाम विप्रतिषेधों से, तमाम विरोधी युक्तियों से, तमाम विरोधों से, परस्पर विरोधों से भरा हुआ है। इसलिए क्या है, वह असमंजसम, वह असंगत है, वह सामंजस्य से विरहित है। ठीक ना, अब सही पूछिए तो आपका मत नाना विरोधों से भरा होने के कारण क्या है, वह असंगत है, असमंजस है। क्या है, विप्रतिषेधात, विप्रतिषेधों के कारण, क्या क्या विप्रतिषेध है, क्या क्या विरुद्ध मत जो है, तो कहा असमंजस्य, वो असंगत है। देखिए क्या बोलना है, परस्पर विरुद्धश्चयम सांख्यानाम अभिगम, सांख्यों का जो यह सिद्धांत है वो क्या है, वह परस्पर विरुद्ध है, नाना विरुद्ध मतों से भरा हुआ है, परस्पर विरुद्ध है। कैसे, क्वचित सप्त इंद्रियाणि अनुक्रामंती, कहीं वह क्या करते हैं, 7 इंद्रियों को मानते हैं, क्वचित एकादशम, कहीं वह 7 इंद्रियों को मानते हैं और कहीं एकादश इंद्रियों को मानते हैं, तथा क्वचित महत तन्मात्र सर्गम उपदिशंति, क्वचित अहंकारात, कहीं वह महत से तन्मात्र के सर्ग की बात करते हैं, कहीं महतत्व से तन्मात्र की सृष्टि की बात करते हैं, कहीं महतत्व से तन्मात्र की उत्पत्ति की बात करते हैं, क्वचित अहंकारात, कहीं अहंकार से तन्मात्रों की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। तथा क्वचित 3 अंतःकरणानि वर्णयन्ति, कहीं वो 3 अंतःकरणों का वर्णन करते हैं, मन बुद्धि अहंकार, क्वचित एकमति, कहीं वह एक ही इंद्रिय, एक ही अंतःकरण बुद्धि की बात करते हैं, प्रसिद्ध। ठीक ना, इसलिए आपका मत क्या है, वह नानाविध प्रतिषेधों से भरा होने के कारण वह असमंजसम, वह क्या कहते हैं, संगत नहीं है। ठीक ना, एवं प्रसिद्ध एवं तो श्रुति ईश्वर कारणवादिन्या विरोधस तद अनुवर्तनीया च स्मृत्या, और फिर जो है ईश्वर का प्रसिद्ध एवं तो श्रुति प्रसिद्ध एवं तो श्रुत्या ईश्वर कारणवादिन्या, ईश्वर कारणवादिन्या श्रुत्या, ये ठीक ना, प्रसिद्ध एवं तो श्रुत्या ईश्वर कारणवादिन्या, ईश्वर कारणवादिन्या जो श्रुति है, ईश्वर कारण की वाद, ईश्वर कारणवादी जो श्रुतियां हैं, ईश्वर को कारण बताने वाली जो श्रुतियां हैं, और उनकी विरोधस्तद अनुवर्तन्या च स्मृत्या, और उनका अनुवर्तन करने वाली जो स्मृतियां हैं, ठीक है ना, श्रुतियों और स्मृतियों में तो क्या बताया गया है, ईश्वर को जगत के कारण के रूप में बताया गया है। तो इन श्रुतियों और स्मृतियों से सांख्य का जो विरोध है वह तो प्रसिद्ध ही है।
ठीक ना। तस्माद अपि असमंजसम सांख्यानाम दर्शनम की, इसलिए भी सांख्य का दर्शन जो है क्या है, वो असमंजस है, वह सामंजस्य से युक्त नहीं है, वह अयुक्त है, अतर्क सम्मत है। ठीक ना। तो ये जो है इस प्रकार से सांख्य दर्शन का खंडन हुआ। ठीक ना। आगे हम लोग जो है वैशेषिक दर्शन का खंडन